स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सीए फाउंडेशन के इस राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में। काफी सारे स्टूडेंट्स काफी दिनों से इस पर्टिकुलर सेशन का वेट कर रहे थे कि सर हम लोगों ने सिलेबस कर लिया है, हम लोगों को अब लॉ लर्न भी होने लग गया है। जैसा आप लोगों ने जब क्लास स्टार्ट करी थी तब आपने बताया था सर कि सबसे पहले लॉ को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, देन अंडरस्टैंड करने के बाद में उसके प्रोविजंस को समझना और समझ के रिटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 होता है हमारा कि अब जब हमने प्रोविजन समझ लिए, जब हम लोगों को प्रोविजन याद हो गए, अब उसके बाद उन प्रोविजंस का एग्जीक्यूशन। और जब हम बात करते हैं उन प्रोविजन का एग्जीक्यूशन, मतलब अब हम लोगों को यहां पर देखना है कि जो भी प्रोविजंस हम लोगों ने पढ़े उन प्रोविजन को अब प्रेजेंट कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो आज से हम लोग यहां पर बारी बारी से जो भी हमारे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर इन एंटायरिटी कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं तुम लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस कर सकूं उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखो ज्यादा टाइम हम लोग यहां पर वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग जो भी डिस्कशन होंगे इंपॉर्टेंट वो ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग हम लोग यहां पर डिस्कस करते जाएंगे। और अभी सबसे पहले हम लोग यहां पर शुरू करते हैं हमारे दिसंबर 2022 के पेपर के साथ, जो कि सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 था, दैट इज बिजनेस लॉ एंड बीसीआर करके जो आपका 40 मार्क्स का पार्ट भी होता है उससे रिलेटेड। तो चलिए डायरेक्टली आप लोग हमारी मेन स्क्रीन पर, और मेन स्क्रीन पर आप देखो यहां पर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि भाई साहब आपका ये पेपर है बिजनेस लॉ एंड बीसीआर, जिसको बोला जाता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। सेक्शन ए सबसे पहले जो होता है वो बिजनेस लॉ का होता है, जहां पर आप लोगों को 60 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और इन 60 मार्क्स के क्वेश्चन की यदि मैं तुम लोगों से बात करूं तो यहां पर एक क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल होता है, तो टोटल मिला के तुम्हारा जो पेपर हो जाएगा वो पेपर कितने मार्क्स का होता है? 72 मार्क्स का। तो दोस्तों यहां पर ये जो 72 मार्क्स की आपका जो पूरा की पूरा पेपर होता है, ये पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अप्रोक्सीमेटली 30 से 32 मार्क्स की केस स्टडी होती है और तकरीबन 40 मार्क्स के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो क्यों टेंशन लेना मालिक, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहां पर जब इतने सारे आते हैं तो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे आके देखते हैं कि असल में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या बात करता है। पेपर का पहला क्वेश्चन दिसंबर 2022 का पेपर, यहां पर लिखा हुआ है भाई साहब एक्स अग्रीज टू पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में इससे आपका काफी टाइम बचेगा। तो देखिए दोस्तों यहां पे इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू देम एक्स अग्री टू पे वाई ₹1 लाख कॉमा इफ वाई किल्स जेड। अच्छा, टू पे वाई एक्स बोरो ₹1 लाख फ्रॉम डब्ल्यू who is also aware for the purpose of the loan। वाह भाई वाह, क्या बात है। यहां पर पैसे देने वाले को भी पता था, लोन देने वाले को भी पता था कि लोन लेने वाला यहां पर क्या काम करने वाला है, और जो काम करने वाला है क्या वो काम लीगल है या इलीगल है। मालिक ये इलीगल है, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जितना भी प्राइमा फेसी हमको पढ़ने में समझ में आया है। उसके बाद में यहां पर इन्होंने क्या बोला है, वाई किल्स जेड बट एक्स रिफ्यूज टू पे। ओ एक्स ऑल्सो टू रीपे द लोन टू डब्ल्यू, एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी बताना है। क्या वैलिडिटी बताना है पता है? बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा एंड बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू क्या होगा। तो एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फाइल निपटाने वाला, सुपारी देने लेने वाला, वो तो इलीगल है। हम लोगों ने कोलेट्रल एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, और ये जो कोलेट्रल एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ये क्या बोलता है कि जब भी कोई एग्रीमेंट इलीगल होता है और उससे कनेक्टेड जो भी एग्रीमेंट इफ दे आर नॉट सेपरेबल, तो मालिक उससे कनेक्टेड एग्रीमेंट भी क्या हो जाएंगे? इलीगल। और सारे के सारे इलीगल आगे, सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट आगे चल के क्या बन जाएंगे? यहां पर वॉइड बन जाएंगे। तो यार यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्स और वाई के बीच में वो तो इलीगल है, और चूंकि यहां पर डब्ल्यू को मतलब प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को ये रीजन पता था कि वो पैसा किस लिए यूज करने वाले, लोन लेकर वो क्या करने वाले, बावजूद उसके यदि उसने लोन दिया है तो यहां पर चूंकि कनेक्टेड मैटर इलीगल है
और यहां पर रीजन पता होने के बावजूद भी इन भाई साहब ने क्या किया, यहां पर लोन दे दिया है। तो यहां पर लोन देने वाले और लोन लेने वाले, मतलब लॉ की लैंग्वेज में हम लोग बोले तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस और बोरोवर के बीच में भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज उससे कनेक्टेड जो एग्रीमेंट है, वो उससे कनेक्टेड एग्रीमेंट यहां पर क्या है, इलीगल है। तो मालिक हमको ये बात, हमने पूरा की पूरा एक ब्लूप्रिंट, एक थीम तो प्रिपेयर कर ली है। अब लिखना कैसे है, इसको हम लोग यहां पर सबसे पहले लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो हम लोगों को यहां पर ना 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा है और 4 नंबर के लिए इसको 2 अलग अलग पार्ट में हम लोगों को डिस्कशन करना है कि सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट जो बिटवीन एक्स एंड वाई बना है उसका क्या होगा, एंड एक कॉन्ट्रैक्ट जो बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू जो बना है, मतलब बोरोवर और लेंडर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसका क्या होगा। तो चलिए मालिक, आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन निकाल के आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर लिखना शुरू कीजिए कि हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहां पर सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन प्रोविजन, हमको प्रोविजन डिफाइन करना पड़ेगा। फिर फैक्ट ऑफ द केस तो हम लोगों को पता ही है, एंड देन उसके बाद में हम लोग लास्ट में यहां पर क्या करेंगे, कंक्लूजन देंगे। तो सबसे पहले प्रोविजन कौन सा ट्रिगर हो रहा है, पूरे की पूरे क्वेश्चन को, पूरी की पूरी केस स्टडी को पढ़ने के बाद हमको एक बात समझ में आ रही है कि यहां पर जो प्रोविजन है वो प्रोविजन ट्रिगर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इलीगल एग्रीमेंट। किससे रिलेटेड प्रोविजन हम लोगों को यहां पर मेंशन करना है दोस्तों, इट इज अबाउट इलीगल एग्रीमेंट। तो अब इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे और ये डेफिनेशन हम लोगों को लर्न होनी चाहिए। ये डेफिनेशन सर हम लोग कहां से लर्न करेंगे, मालिक आप लोगों को जो लॉ की बुक मिली है या जो भी स्टडी मटेरियल आप रेफर करते हो, उस स्टडी मटेरियल से आप लोगों को वहां पर इलीगल एग्रीमेंट की डेफिनेशन को मेंशन करना है। सर देख देख के लिखे या बिना देखे भी लिख सकते हैं, नालायक। एग्जाम में आप लोगों को आपके दिमाग में आपने जो कंटेंट स्टोर किया है वहां पर जाकर आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बोले ओके मालिक हम आपकी बात समझ गए ना। आओ सबसे पहले बेहतरीन फैंसी लैंग्वेज में लिखेंगे कि इट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। ठीक है, राइटिंग पे फोकस मत करना, बिकॉज मैं यहां पर एकदम बेहतरीन तरीके से आपको एकदम जमा जमा के राइटिंग लिखने के चक्कर में आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, पर मैं यहां पर जो भी बोलूंगा मैं सारी की सारी चीजों को डिक्टेट भी कर दूंगा। इट इज एन एग्रीमेंट, क्या बोल रहा है ये, इट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, मतलब लॉ ऐसे एग्रीमेंट को बनाने से स्पेसिफिकली मना करता है। आगे इन्होंने बोला है एज एन एसेंशियल कंडीशन, एज एन एसेंशियल कंडीशन द लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज मस्ट टू मेक द एग्रीमेंट वैलिड। और यदि मैं ऐसी बात लिखता हूं ना मेरे देश के नौजवानों, तो मुझे एक सेक्शन की याद आती है, दैट इज सेक्शन नंबर 23 प्लस सेक्शन नंबर 23 के साथ साथ मैं यहां पर लिख सकता हूं सेक्शन नंबर 10 ऑल्सो। सर क्या एग्जाम में हम लोगों को भी सेक्शन कोड करने की जरूरत है, नहीं, पर कुछ बेसिक सेक्शन होंगे। जिस दिन हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का, मैं उस दिन आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट दे दूंगा, आपको पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो यहां पर लर्न करने पड़ेंगे। आगे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है मालिक एज पर सेक्शन नंबर 23 ऑफ किसका, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वॉइड। ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट इलीगल और वॉइड माना जाएगा कब, इफ द consideration and object is unlawful or against the law। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 23 बोलता है भाई, that is if forbidden, ठीक है, forbidden by law, forbidden by law, forbidden by law such an agreement is void and not enforceable by law। ये enforceable by law भी नहीं होंगे। even the connected agreement related to that illegal agreement are also void। यहां पे आके मेरा प्रोविजन खत्म हो जाता है। आपको पता है मैंने यदि एग्जाम में यहां तक के प्रोविजन भी मेंशन कर दिए ना, तो पता है मुझे कितने नंबर मिल जाएंगे, मुझे यहां पर एग्जाम में इतने प्रोविजन लिखने पे भी मुझे कम से कम 1.5 से 2 नंबर मिल जाएंगे इस 4 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर ना मेरा प्रोविजन खत्म होता है। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं ऐसा लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा यहां पर इन अ प्रेजेंट केस
केस नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोस्तों? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक्स एंड वाई के बीच में। तो मालिक ये तो इलीगल था, और इलीगल होने की वजह से सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 23 दोनों का कॉन्ट्रावेंशन हो गया। सो दैट्स व्हाई ये एग्रीमेंट क्या है? इलीगल है, और इलीगल होने की वजह से क्या बन जाएगा? आगे चल के वॉइड बन जाएगा। सो यहां पर मैं लिखूंगा इन द प्रेजेंट केस। किसके बीच में होता है प्रेजेंट केस? एक्स और वाई के बीच में। पहला जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन एक्स एंड वाई, उसका क्या होगा? एक लाइन छोड़ के मैं यहां पे लिखता हूं, एक्स अग्रीज टू पे वाई ₹1 लाख। यहां पर भाई साहब 1 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार है, कॉमा इफ वाई किल्स जेड, thus the agreement between them, the agreement between them is void because of it is illegal in nature। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी कैसी थी? इलीगल थी। दैट्स व्हाई इनके बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। नाउ मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं, और सेकंड पार्ट में क्या हुआ था दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। आई थिंक सो एक्स एंड डब्ल्यू के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं, मुझे जहां तक याद है, यस, एक्स एंड डब्ल्यू के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। नाउ दिस वन, तो जो एक्स एंड डब्ल्यू के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे? ध्यान से देखना। एक्स बोरो ₹1 लाख फ्रॉम डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ऑल्सो नो द पर्पस ऑफ लोन। ठीक है, डब्ल्यू ऑल्सो नोज द पर्पस ऑफ लोन, दैट इज फॉर यूजिंग इट इन इलीगल एक्टिविटी, that is using it for illegal activity, using it for illegal activity, thus the agreement between एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, thus the agreement between x and w is also void as it is collateral to the illegal activity, it is collateral to illegal activity। ठीक है, इट इज कोलेटरल टू इलीगल एक्टिविटीज। तो इस तरीके से हमको 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करना है। सो अभी हम लोगों ने यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ऑफ ईयर दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन, उस क्वेश्चन के आंसर करने की टेक्निक हम लोगों ने यहां पर डेवलप करी। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोविजन को आइडेंटिफाई किया, प्रोविजन को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ फैक्ट ऑफ द केस को आइडेंटिफाई किया, फैक्ट ऑफ द केस को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वहीं पर हम लोगों ने उसके कंक्लूजन को विथ रीजन भी मेंशन कर दिया। नाउ अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जैसा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली पिछले 4-5 अटेम्प्ट से ये ट्रेंड चला हुआ आ रहा है कि जो भी तुम्हारी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो हमारी यूनिट नंबर 2 का 7 नंबर का, दैट इज यूनिट विच नेम इज कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन वाली यूनिट का 7 नंबर का एक क्वेश्चन लास्ट 4 to 5 अटेम्प्ट से ये लोग कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं। और जब हम लोग दिसंबर 2022 के पेपर की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 भी अगेन इन्होंने यहां पर जो पूछा है वो पूछा है हमारे यूनिट नंबर 2, दैट इज कंसिडरेशन वाली यूनिट से। और देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या बोलता है? एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आर वैलिड एग्रीमेंट। अच्छा, तो ठीक है, अपन को सेक्शन नंबर 25 का रेफरेंस लेकर सबसे पहला पॉइंट जो है, और जो सबसे पहले पॉइंट में आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में जो 4 कंडीशन है वो 4 कंडीशन हमको क्या करनी पड़ेगी? यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को भी याद आना चाहिए। एंड यहां पर इन्होंने बोला है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। अरे यहां पर इन्होंने बोला है कि क्या कोई टाइम बार डेट का पेमेंट भी वॉलेंटरी आकर कर सकता है, भले विदाउट कंसिडरेशन है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? तो मालिक ये वैलिड होना चाहिए ना। तो बोले यस सर। तो चलो आओ, हमको सबसे पहले क्या मेमोराइज करना है और क्या यहां से लर्निंग लेनी है? सबसे पहले हमको यहां से लर्निंग ये लेनी है कि हम जब भी आंसर लिखेंगे तो देखो जनरली अपन लोगों को क्या करना चाहिए? सेक्शन नंबर जो 25 है उसका जो फर्स्ट पैरा है वो फर्स्ट पैरा यहां पर पूरा की पूरा एज इट इज मेंशन करना चाहिए। सेकेंडली अब यहां पे आपको पूरे के पूरे 7 पॉइंट मेंशन नहीं करना है। उसने तुमसे क्या किया है? केवल और केवल इन 2 पॉइंट के बेसिस पर ही आंसर मांगा है, जवाब मांगा है। हम लोगों को इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पर ही क्या करना है मेरे देश के प्यारे प्यारे नौजवानों? इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पर ही हमको आंसर करना है। तो बोले ठीक है सर, हमको ये बात समझ में आ गई है। और जब हमको ये बात समझ में आ गई है तो चलो मालिक हम लोग
यहां पर करते हैं कोशिश, और मैं आपको जब भी आंसर लिखवाऊंगा तो अब यहां पे इस क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में चूंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन ही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, जो सेक्शन नंबर 25 है, वो सेक्शन नंबर 25 का पूरा की पूरा पैरा मेंशन करना है, ठीक है, जहां पर इन्होंने बोला है कि जनरली वो बोलते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं मालिक वो, विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। पर यहां पे हाउएवर अकॉर्डिंग टू section number 25 there are certain types of contract in which without consideration contract is also valid। यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे कि विदाउट कंसिडरेशन भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। आपको पूरा की पूरा ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि इन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है मालिक कि एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड एग्रीमेंट। तो हाँ भाई, भले ही कंसिडरेशन नहीं है बट फिर भी ये जो एग्रीमेंट है चूंकि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो ये वैलिड होंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो 4 कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो चलिए सर, इसके आंसर को लिखने की हम लोग अपने ही निराले अंदाज में कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हम लोग कैसा लिखेंगे। थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलेंगे हम लोग यहाँ पर, और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मालिक पॉइंट नंबर 1, और चूंकि हम लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 का, तो पॉइंट नंबर 1 हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और हम लोग इसका टाइटल देंगे कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। तो यहां पर वो बोलेगा, इसको अपन वैलिड भी बोल देते हैं यहीं पर, कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज वैलिड। चलिए मालिक, यहां पे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, और इन्होंने बोला है अ रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन natural love and affection between the parties is valid standing near relation, that is husband and wife का relation is valid standing near relation even if without consideration, चाहे यहां पर कंसिडरेशन ना हो तो भी इनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। इसके आगे हम लोगों को लिखना है द वेरियस कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 25(1) ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वो चारों की चारों कंडीशन अब हम लोगों को यहां पर प्रेजेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मालिक कंडीशन नंबर ए क्या थी, यहां पर इन्होंने बोला था इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे कैसा रिलेशन होना चाहिए, नियर रिलेशन होना चाहिए। सेकेंड इन्होंने बोला है वही नियर रिलेशन वाली बात को रिवाइज करेंगे हम लोग, पार्टी मस्ट बी इन नियर रिलेशन। थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट शुड बी रिटर्न, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर डी में हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, ठीक है। यहां पर जो हमारा एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो ये एक पार्ट इन्होंने पूछा था कि क्या आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्या जो भी हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, जो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे। तो विदाउट कंसिडरेशन भी क्या आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, तो हम लोगों ने बोला विथ रीजन बताया। सबसे पहली चीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई करवाई कि व्हाट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देन उसके बाद हम लोगों ने ये बताया कि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के साथ साथ यहां पर कुछ रिक्वायरमेंट है, जब तक इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपका एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा। लेकिन यदि इन कंडीशंस को तुम लोगों ने फुलफिल कर दिया तो इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद जो तुम्हारा एग्रीमेंट होगा विदाउट कंसिडरेशन भी स्टिल वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ था, हम लोगों ने यहां पर लिख भी दिया था कि फर्स्ट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा रिलेवेंट होगा यहां पर मेंशन करना एग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा रिलेवेंट यहां पर क्या होगा, मेंशन करना एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज वैलिड, क्या, तो बोले हाँ ये वैलिड है और आगे चल के क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। नाउ इसका सेकंड पार्ट जो हमसे एग्जाम में पूछा गया था
वो सेकेंड पार्ट क्या था मालिक? इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, फटाफट से स्क्रीन पे देखिएगा। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई, जैसा इन्होंने यहां पर हेडिंग लिखा हुआ है, हम लोग ऐसी की ऐसी हेडिंग को उठा के पहले हमारे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या बोला इन्होंने, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को एज इट इज मेंशन कर दिया है कि प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट कैन नॉट बी एनफोर्स। एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग, ये पूरी तरीके से गलत है भाई। देखो ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 25 में, यदि कोई भी टाइम बार डेट है और टाइम बार डेट जिसको पे करनी थी जो डेटर था, लेकिन क्रेडिटर ने उससे पैसे ही नहीं मांगे और पैसे ही नहीं मांगने की वजह से ड्यू टू लिमिटेशन एक्ट वो क्या हो गया है, टाइम बार्ड हो गया है। अब चूंकि वो टाइम बार्ड हो गया है तो क्या वो नियर फ्यूचर में क्या वो उस डेट को पे करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या वो खुद या उसके बिहाफ पे कोई उसका एजेंट भी यहां पर प्रॉमिस टू पे मनी टू द क्रेडिटर कर सकता है? कर सकता है। क्या यहां पर डेटर को कोई कंसिडरेशन मिलेगा? बिल्कुल भी कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, बट फिर भी क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? हाँ ये वैलिड होगा, पर सब्जेक्ट टू कंडीशन। यहां पर या तो फुल डेट या पार्ट डेट को पे करने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए। यदि ये बेसिक कंडीशन को इन्होंने फुलफिल कर दिया तो भले ही वो टाइम बार्ड डेट थी, लेकिन वो टाइम बार्ड डेट को क्या कर सकता है? यहां पर पे कर सकता है। तो चलो जो भी बातें हम लोग यहां पर सेक्शन नंबर 25 में सीख के आए थे उनको हम लोग यहां पर एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25(3), मेरे ख्याल से बोले यस सर, और यहां पर ये क्या बोलता है, किसका 25(3) ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या बोलता है? वेयर अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, वेयर अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1963 is still valid under Indian Contract Act 1872 if it is made payable by person himself or through its agent subject to such agreement must be in writing, subject to must be in writing। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा पता है, ये जो एग्रीमेंट होता है टाइम बार डेट को पे करने का, यदि हमसे कोई पूछे कि क्या ये वैलिड होता है या वॉइड होता है तो हम लोग बोलेंगे वैलिड होगा। सो हम लोग यहां पर लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज, हम लोग यहां पर लिख देंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, लिखा हुआ स्टेटमेंट सही नहीं है। बोले ओके मालिक। सो देखिए ये हम लोगों ने पार्ट मतलब जो इनके क्वेश्चन का पार्ट 2 था उस पार्ट 2 का भी हम लोगों ने आंसर किया। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया पता है कि प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट कैन नॉट बी एनफोर्स। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 25 के तहत इसको भी एनफोर्स बना सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। ये जहां पर भी आप डेट पे करने की बात कर रहे हो, चाहे पार्शियल बात कर रहे हो या फुल्ली बात कर रहे हो, ये कैसा होना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। या तो पार्टी खुद मतलब डेटर खुद पे करेगा या उसका कोई भी एजेंट पे करेगा। पर जो 25(3) की कंडीशन है वो 25(3) की कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेगी? फुलफिल करनी पड़ेगी। नाउ द क्वेश्चन इज सर बोले ये स्टेटमेंट कब सही होता? तो मालिक इन एडिशन चूंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यहां पर ये भी मेंशन कर सकते थे कि जो भी हमारा क्रेडिटर होगा, यदि वो क्रेडिटर वहां पर अपनी डेट को क्लेम नहीं करता और ना ही वो डेट को क्लेम करने का कोई इनिशिएटिव लेता अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1963, तो मालिक अब वहां पर उसका किसी भी तरीके का कोई भी राइट टू रिकवरी नहीं होता। तो बेसिकली यदि हम लोग बात करें तो ये 25(3) एप्लीकेबल भी किसके लिए होता है? ये 25(3) एप्लीकेबल क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, ये हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जब डेटर टाइम बार्ड होने के बावजूद भी, लिमिटेशन एक्ट 1963 की लिमिट क्रॉस होने के बावजूद भी यदि डेट को पे करना चाहता है तो यहां पर सेक्शन नंबर 25(3) एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज ये सेक्शन नंबर 25(3) जो है वो क्रेडिटर को कभी भी बेनिफिट नहीं देता है। सो हम लोग इस तरीके का यहां पर नोट भी डाल सकते हैं और नोट डालकर इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इज अप टू यू। तो मालिक यहां पे हम लोगों ने ये 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे साथ आता हूं और भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर लिखना हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।